हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और एलएसपी परिवार में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो यूट्यूब परिवार है धीरे धीरे बढ़ने लगा है और काफ़ी बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे। आप सभी और परिवार को वृद्धि करने के लिए इसको फैलाएं, लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और लोगों को बताएं कि भरतपुर से लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के नाम से चैनल चलाया जा रहा है जहाँ पूरा सिलेबस ढंग से कराया जाएगा। ये कुछ चीज़ें बताने योग्य हैं और बतानी चाहिए हैं। और नोट्स बनाते चल ही रहे होंगे तुम। नोट्स प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, सबको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। 2 कॉपियाँ बनानी है। कितनी कॉपी बनानी है? 2 बनानी है। एक तो ब्लैक रफ वाली बनानी है, एक वाइट वाली बनानी है। मतलब ये है कि जहाँ यहाँ जो कुछ भी लिखाया जाए वो तो ब्लैक में लिखना है। इसमें लिखना है ब्लैक कॉपी में। और वहाँ जो घर पे इसको दोबारा जो उतारेंगे, मतलब दोबारा इस नोट्स को दोबारा से फेयर करेंगे, तब उस वाइट में लिखेंगे। तब किस में लिखेंगे? वाइट में लिखेंगे। तो हमारा क्लास 11th का ही चैप्टर चल रहा था। कौन सा? वही रसायन विज्ञानी मूलभूत अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, यही चल रहा था। और अवधारणाओं में बहुत सी बातें, इतने दिन के अंदर बहुत सी चीज़ें मैं तुमको बता चुका था। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में मैं तुम्हें बहुत सारी बातें जो तुमने पुरानी कक्षाओं में पढ़ी या नई जो बात थी वो बता चुका था। जैसे तुम्हें परमाणु भार के बारे में बताया, परमाणु द्रव्यमान के बारे में बताया, परमाणु क्या होते हैं उसके बारे में बताया, मोलरता बताई, मोललता बताई, नॉर्मलता बताई। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे, वो उन सभी के बारे में अध्ययन किया था। आज जो पुरानी क्लास थी अगली वाली, उसमें मैंने 3-4 चीज़ें बताई थी, उनका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, ठीक है? फिर आगे बढ़ेंगे। पहले उनका थोड़ा सा रिवीजन किया जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट में हमने छोड़ा था, किस पे छोड़ा था? मोल अंश, मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, मोलरता, मोललता और तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार लास्ट क्लास में हमने इन चीज़ों की जानकारी तुम्हें दी थी मैंने, ठीक है? ये लास्ट क्लास में ये चीज़ें, लास्ट में जाके ये चीज़ें हुई थी हमारी। हमने इन चीज़ों पे अपनी लास्ट क्लास जो थी वो ख़त्म की थी। मोलंश पे, मोलरता पे, मोललता पे और तुल्यांकी भार पे। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो मोल फ्रिक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी और कंपेयरिंग मास, इन चीज़ों के बारे में हमने जानकारी दी थी तुम्हें। तो चलो दोबारा थोड़ा थोड़ा और देख लेते हैं इन सभी को, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने बताया मोल अंश का मतलब क्या है। मतलब मोल का मतलब है तुम अगर कोई बिलियन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? बिलियन ले रहे हैं, ठीक है? बिलियन ले रहे हैं। तो बिलियन में 2 चीजें बताई थी मैंने। कितनी चीजें बताई? 2। एक तो था बिले जो घुल रहा था, एक था बिलायक जिसमें घोल रहे थे। एक तो जो घुल रहा था और एक जिसमें घोल रहे थे। मतलब जैसे पानी है, पानी में तुम चीनी घोल रहे हैं। पानी में क्या घोल रहे हैं? चीनी। तो जो पानी है वो काम किसका करेगा? बिलायक का। और चीनी काम किसका करेगी? बिले का काम करेगी, ठीक है? एक बात हो गई क्लियर यहां तक? अब आगे सुनो। अगर बिलायक के x मोल हो तो बिलायक को a कह सकती, और बिले के b मोल हो तो x b कह सकती, ठीक है? अब बिलियन में टोटल मोल कितने हो गए? दोनों को जोड़ो तो XA प्लस XB। बिलियन में मोल तो इतने हैं, बिले के मोल ये हैं, बिलायक के मोल ये हैं, ठीक है? मोल अंश पे आओ। किस पे आओ? दोबारा से मोल अंश पे लिखते चलना।
बता चुका हूं पहले ही, पर थोड़ा सा लिखते चल रहे हैं इस बात को, ठीक है। अब मोलन्स निकाले जाएं किसके, विलेय के, मतलब सॉल्यूट के मोलन्स निकाले। तो मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा, वही ऊपर कौन XV किसके मोल, विलेय के मोल, और नीचे XA प्लस XB, मतलब विलयन के मोल नीचे रहेंगे और ऊपर रहेगा विलेय के मोल, ठीक है। एक बात सेम ऐसे ही मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालें, मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो वही XA अपॉन XV प्लस सॉरी A प्लस XB, ये हो गए, विलेय के भी मोलंस हो गए और विलायक के भी मोलंस हो गए, दोनों के मोलंस हो गए। मतलब विलेय के मोलंस और विलयन के मोलंस का अनुपात क्या कहलाता है, मोल फ्रिक्शन कहलाता है, किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। सेम ऐसे ही विलायक के मोल अपॉन विलयन के मोल का जो अनुपात है वो किसके लिए कहलाता है, सॉल्वेंट के लिए मोल फ्रिक्शन कहलाएगा। ये बात किसकी थी, मोलंस की थी। आ गया यार, रिवाइंड हो गया। अब बात करें मोलरता की। मोलरता की बात करें तो मोलरता में मैंने बताया था कि कोई भी विलयन है, क्या है, विलयन है। किसकी बात करें, मोलरता की। स्याही चेंज कर लेता हूं, चलो। कोई भी विलयन तुमने ले रखा है, ठीक है। अब उस विलयन का 1 लीटर ले, कितना ले, 1 लीटर लिया जाए, 1 लीटर लिया जाए। तो किसी विलयन की 1 लीटर मात्रा में, किसमें, किसी विलयन की 1 लीटर मात्रा, विलयन की 1 लीटर मात्रा में घोला कौन गया है, विलेय। 1 लीटर मात्रा में घुले विलेय के मोल, किसके मोल, विलेय के मोल। कंफ्यूज मत हो ना, मोल बता चुका हूं, मोल क्या होता है, ठीक है, कि मोल मोलरता कहलाती है। मोलों की संख्या कर लो, बोलें मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। सूत्र लगाओ, इसको कैपिटल M से डिनोट करेंगे। मोलैरिटी, मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू विलेय के मोल, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, नीचे कौन आएगा, विलयन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में, किसमें लाएंगे, लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। ये किसकी है, मोलरता की बात, ये किसकी बात है, मोलरता की। अब बात करें मोललता की, ठीक है, पुरानी चीज चल रही है ये, उसको ही दोबारा बता रहा हूं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पुराने ही नोट तुम्हारे पास बने होंगे। मोललता, मोललता, यहां क्या लेना है, विलायक लेना है, यहां क्या लेना है, विलायक, विलयन की जगह क्या लेंगे, विलायक, और वो भी विलायक किसमें, किलोग्राम में। 1 kg विलायक, मतलब सॉल्वेंट, विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के
मोलों की संख्या मोललता कहलाती है, मोललता कहलाती है, मोललता कहलाती है। तो मोलैलिटी, मोलैलिटी स्मॉल m किससे डिनोट करेंगे इसको, स्मॉल m से। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में। मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें जाएगा, केजी में, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें ले जाएंगे, केजी में। तो ये तुम्हारी बात थी मोललता की। अब बात करें तुल्यांकी भार की, इसको डिनोट करेंगे किससे, डायरेक्ट करेंगे। एक चीज और रह गई थी, उसको ही बताते हैं। एक चीज है नॉर्मलता। कौन है, नॉर्मलता, ये भी देख लेंगे एक बार। तुल्यांकी भार कहते हैं कि कोई भी यौगिक है, कोई भी क्या है, यौगिक है, उस कोई भी यौगिक में, यौगिक का जो इकाई अणुभार है, क्या है, इकाई अणुभार है, उसमें अगर संयोजकता का भाग लगा दें, मूलक की संयोजकता का भाग लगा दें, तो निकल के आता है तुल्यांकी भार। सीधा ही फॉर्मूला लिख लो, तुल्यांकी भार बराबर, एक एग्जांपल बता दूंगा मैं। तुल्यांकी भार बराबर होता है यौगिक का अणुभार बटे यौगिक की संयोजकता, संयोजकता कि उसकी यौगिक की संयोजकता कितनी है। ना समझे, ना समझे, एग्जाम्पल में समझेंगे, एग्जाम्पल में समझ जाएंगे। कैसे समझ जाएंगे एग्जाम्पल में, वो देखो। जैसे यौगिक तुम्हारे पास है KNO3, कौन सा यौगिक है, KNO3 यौगिक है, यौगिक है तुम्हारा KNO3। तो KNO3 जो यौगिक है, इसका क्या निकालना है, पहले तुम्हें अणुभार निकालना है। मतलब कितने जो ये अणु हैं, मतलब जो परमाणु इसमें दे रखे, उनका टोटल द्रव्यमान कितना रहेगा, वो निकालो। पोटेशियम का कितना, 39, नाइट्रोजन का कितना, 14, ऑक्सीजन का एक का कितना, 16, और 3 का कितना हो जाएगा, 48। कितना हो जाएगा, 48। काउंट करो, 8 और 4 कितने हो गए, 12, 12 और 9 1, 2, 5, 6 और 10, 101 हो गए। कितने हो गए, 101 ग्राम आ गया, 101 ग्राम आ गया, 101 आ गया। संयोजकता, इसकी जो वैलेंसी है, पोटेशियम की कितनी है, प्लस, NO3 की कितनी है, माइनस। NO3 कितनी है, माइनस। तो वैलेंसी कितनी आई, एक ही आई। वैलेंसी कितनी आई, एक ही आई। तो एक का ही डिवाइड कर दिया जाएगा 101/1, आंसर आ गया वही 101। इसका मतलब इसका तुल्यांकी भार भी कितना रहेगा, 101 ही तुल्यांकी भार रहेगा। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर ने ये तुल्यांकी भार बीच में क्यों बताई, तुल्यांकी भार वाली बात बीच में क्यों बताई। तो एक ये दिख रहा है तुमको, क्या ये, नॉर्मलता। नॉर्मलता में काम आएगी। तो नॉर्मलता में कैसे काम आएगी वो देखो। नॉर्मलता में क्या मतलब है कि वही जहां मोलरता में तो क्या ले रहे थे, लीटर विलियन ले रहे थे, यहाँ भी लीटर विलियन लेंगे। नॉर्मलता में तुल्यांकी भार लेना है, यहाँ मोलों की संख्या ले रहे थे, ठीक है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय का तुल्यांकी भार क्या कहलाता है, नॉर्मलता कहलाता है।
नॉर्मलता कहलाता है। तो नॉर्मलता, नॉर्मलिटी, कैपिटल एन, किससे डिनोट करेंगे इसको? कैपिटल एन इज इक्वल टू विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का कंपेयरिंग मास या कंपेयरिंग वेट बोल दो, तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। सीख गए? अब नई चीज की बात करते हैं। यहां तक तो पुरानी बातें थी, अब नई चीज की बात करेंगे और तुम्हें दो नियम भी बताऊंगा। किसके? रासायनिक संयोग के नियम, बेसिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक चीज पढ़ो, सीमांत अभिकर्मक, सीमांत अभिकर्मक, सीमांत अभिकर्मक मतलब है लिमिटिंग reagent, reagents, सीमांत अभिकर्मक reagents। होता क्या है वो सुनो, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद केमिकल रिएक्शन क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है और पूरी तरह से वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। किसमें चेंज हो जाए? पूरी तरह से प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, उसको बोलेंगे सीमांत अभिकर्मक। कैसे लिखेंगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त, किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मक, अभिकर्मक मतलब रिएजेंट्स या रिएक्टेंट्स, अभिकर्मक पूरी तरह से पूर्णतः समाप्त होकर उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है। मतलब कोई भी रिएक्टेंट है वो पूरी तरह से उत्पाद में कन्वर्ट हो जाए तो उसको बोलेंगे, जैसे अपनी वही सबसे सिंपल रिएक्शन HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH चेंज कर दिया किसमें? बना लिए क्या? NaCl प्लस H2, ये रिएक्शन हो। ठीक है, इस रिएक्शन में ये जो है रिएक्शन जैसे ही कंप्लीट हुई और पूरी तरह से बदल गई, ये पूरी तरह से बदल जाए प्रोडक्ट में, मतलब जो रिएक्टेंट हैं वो पूरी तरह से क्या बना लें? प्रोडक्ट बना लें। क्या बना लें? प्रोडक्ट बना ले पूरी तरह से, मतलब कुछ भी रिएक्टेंट का कोई भी अंश शेष नहीं हो, बचे नहीं। तो उस वाली स्थिति में इसको बोला जाएगा सीमांत अभिकर्मक, सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, एक बात। दूसरी बात है अतिरिक्त अभिकर्मक की। अतिरिक्त अभिकर्मक, रिमेनिंग
remaining reagent, remaining reagent, remaining reagent का मतलब क्या है, वह अभिकर्मक, सेम ऐसे लिखेंगे, जो अभिक्रिया पूर्ण होने पर भी शेष बचता है, शेष बचता है, पूर्ण होने पर भी शेष बचता है, उसे अतिरिक्त अभिकर्मक कहा जाता है, कहा जाता है, अतिरिक्त अभिकर्मक कहा जाता है, अतिरिक्त अभिकर्मक कहा जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। अतिरिक्त अभिकर्मक कहा जाता है। हटा दूं? सेम यही रहेंगे, कोई दिक्कत हो तो बता देना। अब बात करते हैं रासायनिक संयोग के नियमों की। आज तुम्हें 2 नियम पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, विद एग्जाम्पल। विद एग्जाम्पल 2 नियम पढ़ाए जाएंगे। वैसे तो 5 नियम हैं, वैसे सिलेबस में कितने रखिए 5, हम पढ़ाएंगे तुम्हें 2 आज 2 पढ़ाएंगे, 3 कल पढ़ाएंगे, और फिर बचा कुचा हो जाएगा, एक क्लास में या 1-2 क्लास में चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाएगा। सुनो, अब है रासायनिक संयोग के नियम, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम या रूल्स ऑफ कॉम, या इस जगह रूल्स भी लिख सकते हैं, रूल्स भी लिखा जा सकता है, रूल्स लिख लो या फिर लॉज लिख लो, एक ही बात है। तो आज 2 नियमों की बात करूंगा मैं। पहला नियम है तुम्हारा सबसे जानकार नियम है, सब जानते हैं इसको, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसका नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको सब जानते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात करेंगे पहले। देने वाले कौन थे? लैवोशियर। कौन थे? लैवोशियर ने ये नियम दिया था। होता क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब यह है कि प्रकृति का जितना भी द्रव्यमान है, जितना भी उसका भार है, द्रव्यमान है, पृथ्वी का जितना भी द्रव्यमान है प्रकृति का, वो हमेशा फिक्स रहेगा। वो हमेशा कैसा रहता है? फिक्स रहता है। फिक्स का मतलब क्या है? जैसे तुम तो सोचेंगे कि जैसे तुम नदी में गए या पहाड़ पे गए, पहाड़ के पत्थरों को तोड़ के घर ले आए, ठीक है, पहाड़ के पत्थरों को तोड़ के कहाँ ले आए? घर ले आए। 20 किलो का पत्थर लाए, 50 किलो का पत्थर लाए, 1 ट्रॉली पत्थर लाए, 1 ट्रक पत्थर लाए, कितना भी लाए, पहाड़ पे तो तुमने वजन कम कर दिया, ठीक है, लेकिन वो वजन पृथ्वी पे थोड़ी कम हुआ है। तुम अपने घर ही तो ला के रख दिया, तुमने उसको अपने घर ही तो ला के रखा है। मतलब तुमने केवल उस वजन को ट्रांसफर किया है, ना तो उसको उत्पन्न किया है, ना कुछ खत्म किया है, ठीक है। तो टोटल द्रव्यमान, प्रकृति का टोटल द्रव्यमान कैसा रहता है? फिक्स रहता है, संरक्षित रहता है।
इंग्लिश में बोला जाए, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस नियम को इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है वो बता ही दिया मैंने। द्रव्यमान संरक्षित रहेगा, लिखेंगे कैसे? प्रकृति में कुल द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। स्थिर का मतलब है फिक्स है, वो स्थिर रहता है। द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, तुम नहीं बना सकते अपने आप, क्या हमने बना लिया और हो गया, ऐसे तड़ी चलेगा। द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही खत्म किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। neither be destroyed। ठीक है, neither be forming और nor be destroyed, कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो। ये हो गया। मतलब क्या हुआ कि अगर इसको रासायनिक संयोग के मतलब से देखें, मतलब केमिकल रिएक्शन के संयोग से देखा जाए, इसके देखें केमिकल रिएक्शनों पे इस नियम को लगाएं, तो इस नियम को अब केमिकल रिएक्शनों पे लगाएंगे तो उसका मतलब ये हुआ जो भी तुम रिएक्शन करा रहे हैं, चाहे तुम्हारी छोटी रिएक्शन है, बड़ी रिएक्शन है, कुछ भी है, वो हमेशा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगी। पालन करने का मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, कौन कौन है? रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, दोनों का जो वेट है, जो मॉलिक्यूलर वेट है, वो दोनों कैसे आने चाहिए? बराबर आने चाहिए। ठीक है, बराबर आने चाहिए। तो तुम्हारा तो बस 10th तक तुमको एक रिएक्शन सबसे अच्छी तरह से याद रहती है। ठीक है, और वो है उदासीनीकरण अवक्रिया। उदासीनीकरण अवक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पहले उसको बताएंगे और फिर रिएक्शन को बैलेंस करके बताएंगे। कोई भी रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है तब भी देखा जाएगा। और द्रव्यमान संरक्षणों के लिए के नियम के लिए ही अभिक्रियाओं को बैलेंस किया जाता है, संतुलित किया जाता है। क्यों? अगर कोई भी अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती है। अगर अभिक्रिया संतुलित हो रही है तब वो पूरी तरह से द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होगी। ठीक है, सुनो, सबसे अच्छा रिएक्शन ले लो, जैसे CH4 है, CH4 है, नाम क्या है? मेथेन। हिंदी में लिख लो मैथेन। बोला क्या जाता है? मैथेन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग की, इसकी बर्निंग का मतलब दहन करना, बर्निंग का मतलब है जलाना, बर्निंग की करेंगे तो क्या निकलेगा? CO2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और H2O पानी निकलेगा। दो ही चीज तो निकलेंगी। संतुलित करो, बैलेंस करो, कार्बन एक है इधर, इधर भी कार्बन है। ठीक है, एक बार हाइड्रोजन इधर 4 हैं, इधर हाइड्रोजन 2 हैं, तो हाइड्रोजन को कंप्लीट कर दिया, हाइड्रोजन कंप्लीट कर दिया, 2 कर दिया। अब गए इधर ऑक्सीजन 2 है तुम्हारे पास, ऑक्सीजन कितनी है? 2 है। इधर ऑक्सीजन गिन के लाओ, 2 और 2 4, 2 ऑक्सीजन तो ये रही और 2 ऑक्सीजन ये रही,
तो इसको चार्ज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो हो गई तुम्हारी बैलेंस रिएक्शन। क्या हो गई? बैलेंस रिएक्शन हो गई। अब हम देखेंगे इस बैलेंस रिएक्शन में द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस तरह काम करेगा, किस तरह काम करेगा वो सुनो। कार्बन का एटॉमिक मास कितना बताया मैंने? 12। सबको लिखते चलना है। हाइड्रोजन का एक का होता है 1, 4 का रहेगा 4। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सॉरी ये मेथेन हो गया, प्लस 2, कौन सा? ये बाहर वाला। ऑक्सीजन 1 का 16, 2 का 32, 2 का कितना? 32। आगे चले, 12 प्लस 32, समझ गए कैसे आई? O2 है ना, प्लस 2, 16 इसका और 2 18, 16 और 2 18, 12 और 4 16 और 32 दूने 64, यहां कितना आ गया? 44, 18 दूने 36, 18 का डबल 36। जोड़ो इधर 0, 7 और 1 8, कितना आ गया? 80। इधर जोड़ो, इधर भी कितना आना चाहिए? 80। इसका मतलब ये है कि बैलेंस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों का जो मॉलिक्यूलर वेट का जो एडिशन है, एडिंग है, वो कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, समान आ रहा है। इसलिए बैलेंस रिएक्शन द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। साथ में लेवोसियर ने जो बात कही थी उसको मानेंगी, उसको मानेंगी और माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, तभी तो केमिकल रिएक्शन होगा, माननी भी पड़ेगी। हाँ, बीच बीच में सुन ले करो थोड़ी सी हमारी बातें। जब मैं यहाँ से हट जाया करूँ, या कोई भी, चाहे ब्रजेश सर पढ़ाएं या मनोज सर पढ़ाएं, कोई भी पढ़ाए, अगर वो बोर्ड से हट गए हैं और बोर्ड पे कुछ भी लिखा हुआ है, सूत्र लिख रहा है, एक आध लाइन लिख रही है, कुछ भी लिख रहा है, तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है, तुम्हारा फर्ज बनता है कि उस चीज़ को या तो पुश करके लिख लें या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों को भेजें, है ना? हो गया। अब आगे एक नियम की और बात करते हैं। समझ गए होंगे इस बात को? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला नियम सुनो, बढ़िया लग रहा होगा? कमेंट में बता देगा पढ़ने में स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा यार बताया करो हमारे लिए। सही बात है ना? सुनो भाई, आगे बात करते हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम देने वाले कौन थे? प्राउस्ट थे। विज्ञान का नाम क्या था? प्राउस्ट। प्राउस्ट ऐसे लिख लो, चलो, प्राउस्ट थे देने वाले। ठीक है, देने वाले कौन थे? प्राउस्ट। इन्होंने बताया कि कोई भी यौगिक है, कोई भी क्या है? यौगिक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, नमक है, या कोई भी यौगिक है एक, उसको तुम चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त करो, किसी भी स्रोत का मतलब है कहीं से भी प्राप्त करो, उसका जो केमिकल फॉर्मूला है, उसका जो अणुभार है और जो अणुसूत्र है, वो हर एक माध्यम से समान आएगा, हर एक माध्यम से समान आएगा। मतलब किसी भी यौगिक के नमूने का अनुपात जो है वो समान रहेगा, अणुसूत्र समान रहेगा, अणुभार समान रहेगा। लिखो ऐसे ही सेम टू सेम। किसी यौगिक के नमूने, नमूने का मतलब मॉडल, नमूने का मतलब उसका प्रारूप जो निकाल रहे हैं, नमूने
किसी यौगिक के नमूने को चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो उसमें अणुसूत्र तथा अणुभार हमेशा समान होते हैं। नियम तुमको थोड़ा सा वैसा लग रहा होगा, अभी आ जाएगा समझ में। होते हैं, अणुभार हमेशा समान होते हैं, अणुसूत्र समान होते हैं और उनका अनुपात भी समान होता है। किसका? परमाणुओं का। हमेशा अणुभार समान होते हैं तथा यौगिक में परमाणुओं का अनुपात स्थिर रहता है। यौगिक में परमाणुओं का अनुपात स्थिर रहता है। ना समझे? अब हाल समझेंगे। जैसे तुमने CO2 लिया, मार के मारे बेटा सब सीखे, है ना? स्कूल में जब मार पड़े या सब सीखे। जैसे CO2 लिया तुम, क्या लिया? CO2। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें एक तो कार्बन का अणु वो है परमाणु और 2 ऑक्सीजन के परमाणु। 2 ऑक्सीजन के परमाणु। तो ये तो हो गया इनका अनुपात। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड। कह क्या रहा है कि किसी यौगिक के नमूने को चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको तुम चाहे कैसे भी प्राप्त करें, चाहे तुम चीज़ों को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकालें, ठीक है, या कोई केमिकल रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जाए, या तुम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड लें, या कोई प्लांट है उससे कार्बन डाइऑक्साइड लें। मतलब किसी भी स्रोत से कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी की जाए तो उसमें इसका फॉर्मूला यही रहेगा। इस यौगिक का फॉर्मूला यही रहेगा और जो अनुपात है वो भी यही रहेगा। 1:2 ही रहेगा हमेशा। किसके लिए? इस यौगिक के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ये बात थी। स्थिर अनुपात का नियम है, देने वाले पृष्ठ थे, ये याद रखना है। बात ये थी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को कितने स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं? 2 तो ही कर सकते हैं ज्यादातर, तो 2 नहीं लिख ले बोले, दहन से कर सकते हैं और श्वसन से कर सकते हैं, रेस्पिरेशन से। मतलब दोनों से ही प्राप्त करें तब भी फॉर्मूला क्या आएगा? CO2 ही आएगा। किसी भी स्रोत से प्राप्त करके देख लें। ये बात है इस नियम की। देने वाले पृष्ठ थे, याद रखने वाली बात है, ठीक है। अब आगे क्लास अगली बार होगी, आगे होगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को भेजें और थोड़ा सा कमेंट किया करो यार, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। इन चीज़ों में ध्यान रखा करो। जितनी भी वीडियो देखें वो सब कमेंट करें, अच्छे अच्छे हमें बताएं कि सर आप कैसा पढ़ाते हो, या जो भी तुमको कहना है वो सब कहें, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलना है सबको, क्योंकि ये केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री को दिमाग से निकलने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए नोट्स बनाते हुए चलना है और अच्छी तरह से धीरे धीरे पढ़ेंगे, बिल्कुल मन लगा के आराम आराम से, कछुआ की चाल से, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।